नमस्कार। मैं आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं साथियों कि देश की दूसरी सबसे बड़ी रोजगार देने वाली संस्था सहारा ग्रुप को बचा लीजिए। साथियों, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निवेशकों का भुगतान दिलाने के आशय में कई सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं। कई चारों तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि सरकार पर दबाव पड़े और निवेशकों का भुगतान हो। साथियों, मैं खुद एक निवेशक हूं। निवेशक का जब सपना टूटता है या किसी भी व्यक्ति का जब सपना टूटता है तो उस व्यक्ति के दिलो दिमाग पर क्या गुजरता है यह वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर यह आफत का पहाड़ टूट पड़ा हो। साथियों, जो निवेशक बेचारे विगत 5 साल से 10 साल से एक एक दिन गिन गिन कर इंतजार में है, एक एक दिन गिन गिन कर बांड पर देखते हैं कि हमारा पैसा फला तारीख को मैच्योर होगा, फला तारीख को पैसा आएगा, हम ये काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम अपनी बेटी की अच्छी धूमधाम से शादी करेंगे, हम गाड़ी लेंगे, हम मकान बनाएंगे। उनका सपना टूट गया, यानी सपना टूटना यानी ये मान के चलिए कि सीधी सी बात है कि उनके ऊपर इतनी आफत आ जाती है, इतनी आफत, इतनी पीड़ा, इतनी दर्द शायद ही किसी अन्य कृत्य में होता हो। तो हम सब लोगों का संवेदना प्रयास निवेशकों के प्रति है। निवेशकों का भुगतान होना चाहिए, लेकिन निवेशकों के भुगतान के साथ साथ एक तथ्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह यह है कि जिस संस्था ने 11-12 लाख लोगों को रोजगार दिया है उस संस्था को भी बचाना चाहिए। भाई, अगर बहुत भारी गलती है उस गलती की उसे सजा दीजिए, उस डायरेक्टर को सजा दीजिए, उसके जो पदाधिकारी हैं उनको सजा दीजिए, लेकिन ऐसा सजा न दिया जाए जिससे उन पर जो आश्रित हैं उनके ऊपर आफत का पहाड़ टूट पड़े। साथियों, मैं सहारा रिफंड मनी केस से संबंधित इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि जानकारी आ रही है कि क्लेम सीआरसी में होगा, सत्यापन सहारा करेगा, भुगतान सीआरसी करेगा। तो ये सब लफड़ा, ये सब परेशानियां, ये सब अवैधानिक प्रक्रिया, माने अवैधानिक तो नहीं, यानी अजरूरी, बिना जरूरी की प्रक्रिया करने की क्या आवश्यकता है। आप सीधी सी वे में जितना पैसा आप सहारा को दे रहे हैं उतना पैसा डिवाइड करा दीजिए सहारा से, सहारा ब्रांच को निर्देशित कर दीजिए, आप गाइडलाइन जारी कर दीजिए कितने रुपए तक के बॉन्ड धारकों का भुगतान सहारा करे तो सहारा करेगी। अब यहाँ पे कुछ निवेशकों का यह भ्रम है कि अगर सहारा के माध्यम से भुगतान होगा तो सहारा अपने लोगों का भुगतान पहले कराएगी। भैया, जब ये लिखा है कि 10,000 तक के निवेशकों का ही भुगतान होगा तो 10,000 से ऊपर वाले निवेशक चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कैसे हो जाएगा? उसकी निगरानी जिले का कलेक्टर को सौंप दिया जाए, कलेक्टर कोई नोडल अधिकारी नियुक्त कर दे, उन नोडल अधिकारी के माध्यम से वाचिंग, उन पर निगरानी रखा जाए, ताकि हम एक ऐसी प्रक्रिया करें जिस प्रक्रिया से निवेशकों का भुगतान त्वरित और सुलभ रूप से होना चाहिए। और त्वरित और सुलभ रूप से हम सीआरसी के माध्यम से नहीं करवा सकते, ये 101% सत्य है, उसमें वर्षों लग जाएगा। इसके अलावा मेरा निवेदन है
बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं, उन लोगों के ही प्रयास से आज जो हम लोगों को सफलता मिली है। चाहे कुछ लोग भले बोलें कि ये सहारा प्रबंधन के द्वारा सफलता मिली है, सहारा प्रबंधन की लड़ाई की जीत है, यह बात हम कतई मानने को तैयार नहीं है कि यह सहारा प्रबंधन के लड़ाई या सहारा प्रबंधन के प्रयास से ये हम लोगों को जो सफलता मिली है वो सफलता मिली है। इसमें 101% हम निवेशकर्ताओं का जो आंदोलन है, कई सारे संगठन बनाए गए हैं, उन संगठनों का जो आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा था, उन्हीं आंदोलन धरना प्रदर्शन के बदौलत ही आज सहारा के निवेशकों का डुबके को तिनके का सहारा मिला है। यानी उनका भुगतान होने की ओर थोड़ा सा उम्मीद की किरण नजर आ रही है। मैं उम्मीद की किरण ही कहूंगा साथियों, क्योंकि 2014 में गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस BN अग्रवाल जी के अध्यक्षता में पीएसीएल के निवेशकों का 6 महीने के अंदर भुगतान करने का आदेश हुआ था। आज दिन तक पीएसीएल के निवेशकों का भुगतान नहीं हो पाया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश यह है कि सहारा के निवेशकों का भुगतान 9 माह के अंदर किया जाए। तो किया जाए। कौन करेगा? सीआरसी करेगी। सीआरसी करेगी तो सीआरसी कोई व्यक्ति तो है नहीं, सीआरसी में बहुत सारे कर्मचारी हैं। तो इसमें जवाबदेही किसकी होगी? अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जवाबदेही तय कर दे कि सीआरसी के जो सेंटर रजिस्ट्रार हैं, सेंटर रजिस्ट्रार को 9 महीने के अंदर में भुगतान करना होगा, तब वो जवाबदेही और जिम्मेदारी से अपना कार्य करेंगे। नहीं, सेंटर रजिस्ट्रार को करना है तो 9 महीने में करना है तो करेगी धीरे धीरे। तो इस तरह से इसमें समय काफी जाया होगा। मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन फिर भी सोचा और उस दुख दर्द को मैं समझा। निवेशकों के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं, जो अपनी अन्य रोजगार वगैरह नहीं किए, सिर्फ सहारा पर ही आश्रित रहे, सहारा से ही उनका कार्य चलता रहा। क्योंकि सहारा का नेटवर्क बहुत ही अच्छा है। अगर नेटवर्क आप लोग समझेंगे तब समझ में आएगा। जो हायर ऊपर लेवल के हैं उनको काम नहीं करना है, फिर भी उनको कमीशन आता है, और बहुत ज्यादा कमीशन देती भी नहीं है सहारा। यानी कि वह निवेशकों को आसानी से उनका जो वादा की है, जो वादा बोली है कि हम इतना रिटर्न करेंगे, उसके हिसाब से ही पूरा मॉडल, पूरा योजना तैयार किया जाता था। लगभग 20% अधिकतम कमीशन मिलता था। वो भी हर माह नहीं मिलता था, लेकिन जैसे रेकरिंग वगैरह हो गया तो प्रथम के 3 माह 20%, फिर 7%, फिर 3% पर आ जाता था। ओवरऑल हम देखें तो 5% कमीशन देती थी। अब 5% कमीशन बहुत ज्यादा नहीं होता। भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है, LIC इंडिया है, उसमें भी 20-25%, 40% तक कमीशन मिलता है। तो इस तरह से हम इस देशव्यापी संस्था को, जिसमें पूरे देश के में संस्थाएं हैं, पूरे देश के लोगों को इसमें रोजगार मिला है, ऐसी संस्था जिसने पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय गान करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में अपना नाम दर्ज करा ली है, ऐसी संस्था को भी बचाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। हम यूट्यूबर को भी करना चाहिए कि संस्था भी बची रहे। यानी सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, ऐसा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोगों के प्रयास से 11-12 लाख लोगों के जीविकोपार्जन का साधन बच जाए
उनका रोजगार बच जाए, यह बहुत ही पुनीत कार्य होगा। मैं देखिए बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि आप सहारा के दलाल हैं, आप सहारा के एजेंट हैं, आप सहारा भक्त हैं। इस तरह के कई सारे सवाल उठाए जाते हैं हमारे खिलाफ, कमेंट भी आते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं वकालत करने से पूर्व एक प्राइवेट विद्यालय में टीचिंग का कार्य करता था। टीचिंग के कार्य में मुझे बहुत ही कम पैसा मिलता था। उस समय मेरा वेतन, साथियों, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, 700 रुपया महीना हुआ करता था। 700 से बढ़ के 750 हुआ, 800 हुआ। हम 2006-07 से टीचिंग कार्य करना प्रारंभ किए थे एक प्राइवेट विद्यालय में, और लगभग 9 तक किए। 3-4 साल हम टीचिंग कार्य किए थे। उसके दरमियान अंतिम में जब हम रिजाइन दिए थे, उस समय हमारा सैलरी 1500 हुआ करता था, यानी 2009 में। तो इसी दरमियान उस 700, 800 या 1100, 1200 रुपए में आप सोचिए, 1200 रुपए को डिवाइड करेंगे आप 30 से तो 40 रुपया पर डे होता है। उतने रुपए से आप क्या अपना कार्य करेंगे, कैसे जीविकोपार्जन होगा, कैसे घर गृहस्थी चलेगी, यह सोचने वाली बात है। तो उसी समय हमने सहारा इंडिया को ज्वाइन किया था, और सहारा इंडिया को ज्वाइन करने के पीछे एक चीज और भी था कि हम लोगों को बताते थे, समझाते थे कि आप यहां के बजाय यहां करेंगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। और सहारा देती भी आई, जो बोली वो दे भी रही थी। सब लोगों का पैसा मैच्योर होने के बाद मिल भी रहा था, क्योंकि सहारा को एक बैंक के रूप में निवेशक मान लिए थे। जिस तरह से निवेशकों का विश्वास स्टेट बैंक पर था, उसी तरह से उतना ही विश्वास सहारा इंडिया पर भी था। लोग कहते थे कि स्टेट बैंक भग जाएगी तो भग जाएगी, लेकिन सहारा इंडिया नहीं भगेगी। इतना गूढ़ विश्वास, इतना अटूट विश्वास जुड़ गया था निवेशकों का। उस विश्वास को बरकरार रखिए। मैं मानता हूं कि आपदा आती है, आपदा क्षणिक रहती है, लेकिन कठिनाई जो क्षणिक रहती है, कठिनाई समाप्त होने के बाद पुनः सुखद पहलू आता है। तो मैं यही चाहता हूं कि सहारा इंडिया का जो भी कठिनाई भरा संघर्ष रहा, उसको हम लोग एक दुख बतौर मान के, एक परेशानी, एक बीमारी बतौर मान के भूल जाएंगे, और पुनः सारे निवेशकों का भुगतान होना शुरू हो जाए और कार्यकर्ताओं का रोजगार भी बचा रहे। इन्हीं बातों के साथ साथियों, मैं अपनी वीडियो आज समाप्त करता हूं। आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार।